हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल महा आयुर्वेदा। दोस्तों, हम लोग क्रिया शरीर के लेक्चर्स पढ़ रहे थे, तो हमने लास्ट मज्जा धातु देखा था। तो आज हम देखते हैं शुक्र धातु। तो इससे पहले मैंने क्रिया शरीर के सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, और अष्टांग हृदय के भी, पदार्थ विज्ञान के, संस्कृत के और रचना शरीर के सभी के लेक्चर्स चैनल पे प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है मैंने। आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शुक्र धातु होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए जो धातुएं होती हैं हमारी, तो मैंने बताया था आपको। अब मैं हर चैप्टर में आपको बताता आ रहा हूँ, और आपको ये पता भी होगा कि हमारे शरीर में सप्त धातु, 7 धातुएं होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो उसमें से जो अंतिम धातु है तो वो शुक्र होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात लिखी है कि जो धातुएं हैं तो शुक्र का अंतिम धातु के रूप में गणना की गई है। अब देखो यहाँ पर शुक्र क्या है, निर्मल है, शुक्ल है, शुक्ल वर्ण का होता है, मतलब कि एक तरीके से शुक्ल मतलब श्वेत, सफ़ेद, एक तरीके से बोल सकते हैं हम, और इसे ही शुक्र कहा जाता है। शुक्र के यहाँ पे पर्याय देखो, शुक्र को तेज भी बोलते हैं, रेतस भी बोलते हैं, वीर्य भी बोलते हैं और बीज भी बोलते हैं। ठीक है, ये शुक्र के पर्याय है। जो मैंने आपको संस्कृत का चैप्टर पढ़ाया था, निरुक्ति और पर्याय, तो उसमें ये वाले पर्याय सारे थे वहाँ पर। तो आपको अगर वो चैप्टर आपने पढ़ा होगा अब तक, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसकी निरुक्ति, ये निरुक्ति भी मैंने वहाँ पर आपको लिखी थी अलग से, क्योंकि मैंने उसमें अलग से भी निरुक्ति ऐड कर रखी है चैप्टर में। तो ये देखो, ये वाली निरुक्ति मैंने बताई थी आपको, वीरेते विक्रांतो। ठीक है, ये इसकी निरुक्ति है। अब देखो ये ऊपर, आप ये मत समझना ये कोई चीज़ छोड़िए, ये कुछ नहीं है, ये शुक्र वृद्धि की औषधि है, मतलब शुक्र को बढ़ाने की क्या क्या दवाइयाँ हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक था, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसलिए मैंने नहीं बताई थी। तो ये वही है, पूर्णचंद जो रस है, और अश्वगंधा घृत। ठीक है, ये सारी जो शतावरी, ठीक है, अमृतप्राश घृत, ये सब शुक्र की वृद्धि कराता है। मतलब शरीर में अगर शुक्र की कमी हो जाती है तो उसको बढ़ाने वाला होता है। अब देखो मज्जा शुक्रम तू जायते, मतलब कि जो शुक्र है वो मज्जा से ही बना है। ठीक है, शुक्र के द्वारा ओज की उत्पत्ति होती है, और शुक्र की उत्पत्ति मज्जा से बताई गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उन स्त्राव को जाना जाता है शुक्र, मतलब यहाँ पे देखो, शुक्र उसे कहा जाता है जो जिससे मैथुन कर्म के द्वारा जो शिशिर से निष्कर्षण होता है, मतलब जो मैथुन कर्म के द्वारा जो निकलता है, तो उसे ही शुक्र बोला जाता है। ठीक है, आधुनिक भाषा में इसे सीमन बोला जाता है। ये स्त्राव एक ना होकर अनेक ग्रंथियों में से निकलता है। ठीक है, मतलब कि एक वैसल ना होकर अनेक जो ग्रंथियाँ होती हैं, जिसे वैसल्स भी बोल सकते हैं, तो उसमें से ये निकलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको लिखा है, ये देखो ये इंग्लिश डेफिनेशन है, आप एक बार रीड कर लेना। तो इसमें क्या क्या होगा, 10% जो होगा टोटल, 10% स्पर्म होगा, और समाइनल वेसिकल 60%, पोस्टेड ग्रैंड कितना सिक्रेट करती है, 30%, और स्मॉल अमाउंट ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्रैंड। ठीक है, जो टोटल पूरा सीमन है उसकी को उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो बताया गया है कि 10% ये प्रेजेंट होता है, और 60% समाइनल वेसिकल, 30% पोस्टेड ग्लैंड, और बाकी कुछ अमाउंट का बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती हैं वो सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र का निर्माण देखो, ये तो मैं आपको हर चैप्टर में बताता आ रहा हूँ कि एक धातु दूसरी धातु को बनाती है। तो जो हमने मज्जा धातु पढ़ी थी, तो उसमें जो मैंने चार्ट बताया था आपको, तो मज्जा में जो शुक्र निर्माण अंश था, तो वो शुक्र निर्माण अंश ही क्या करता है, शुक्र अग्नि की क्रिया होकर सार भाग, कृत भाग बनाता है। सार भाग जो होता है उसके स्थूल भाग से शुक्र की उत्पत्ति होती है, और उसकी उपधातु नहीं मानी, और इसका मल क्या माना है, ओज इसका मल माना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, चरक ने शुक्र की उत्पत्ति का वर्णन, मतलब कैसे उत्पन्न करा, एक जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया वही है, और एक ये पैराग्राफ है, आप इसे रीड कर लेना, कुछ भी नहीं है। शुक्र
जीवन से ही शरीर में रहता है, परंतु बाल्यावस्था में इसका स्वरूप नहीं होता। ठीक है, ये बात बताई गई है। जिस प्रकार पुष्प की कली सुगंधित नहीं होती, मतलब जो कली होती है ना, जैसे कोई एक फूल है तो उसकी जो कली होगी वो सुगंधित नहीं होगी, मतलब उसमें स्मेल नहीं होती, तो लेकिन वो कली खिल जाने के बाद, जब वो कली खिल जाती है तो उसमें सुगंध आ जाती है। तो उसी तरह जो बाल्यावस्था में शुक्र की उत्पत्ति तो होती है, पर युवावस्था आने पर, मतलब जो अडल्ट एज आने पर ही वो क्रियावान होता है शुक्र। ठीक है, बाल्यावस्था में वे विद्वान रहता है, परंतु युवावस्था में वो कर्मयुक्त होता है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। अब इसके बाद देखिए, एक यहाँ पर देखिए श्लोक है, स्त्रीणाम शुक्रम नभृत्य। ये वाला श्लोक आपको याद नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, तो ये आपको याद नहीं करना। अभी जो श्लोक इंपॉर्टेंट होंगे तो अभी मैं आपको बता दूंगा, वो देखो, ये केवल जो लिखा हुआ है ये आप आसानी से याद कर लेना, हो जाएगा आपको, ये समझ लो तो ये अच्छा रहेगा। देखो, स्त्रियों में भी शुक्र होता है। ठीक है, वह गर्भ उत्पादन में नहीं काम करता, मतलब वो जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें काम नहीं करता, तो वह गर्भ की उत्पत्ति नहीं करता, और इसलिए पुरुष का शुक्र स्त्री के आर्तव में अनिवार्य है। मतलब जो गर्भ उत्पत्ति जब होती है तो उसके लिए क्या होगा, पुरुष का शुक्र और स्त्री का आर्तव अनिवार्य है। ठीक है, तो अब देखो, स्त्री के यहाँ पे देखो स्थान पर गर्भ निर्माण में आर्तव सहायक है। ठीक है, स्त्रियों में जो शुक्र है तो शुक्र की जगह आर्तव सहायक होता है, मतलब आर्तव ही से ही वो होता है। ठीक है, गर्भ उत्पादन। अब देखो यहाँ पर शुक्र का स्थान देखिए क्या है। आचार्य चरक ने शुक्र को सर्व शरीर, मतलब पूरे शरीर में बताया है, और देखो इसका एक उदाहरण भी दिया है, इसको 3 उदाहरण देके समझाया है। तो ये उदाहरण देखिए, जिस प्रकार ईंख, मतलब गन्ना जो होता है उसमें रस रहता है, मतलब वो पूरे गन्ने में ही रहता है, और दही में घृत, मतलब कि दही में घृत, मतलब एक तरह से घी रहता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी शुक्र रहता है। कैसे, देखो जैसे तिल में तेल। अब देखो ये क्यों रहेगा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझ लीजिए गन्ना है, तो गन्ने के अंदर जो उसका रस है तो वो पूरे गन्ने में एक जैसे ही रहेगा। जैसे समझ लीजिए, एक एक मिनट रुकिए, मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे समझ लीजिए ये गन्ना है, तो गन्ने के अंदर जो रस होगा तो वो पूरे गन्ने में एक समान ही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा रस है और यहाँ पर कम, वो पूरे गन्ने में एक जैसा रस होगा। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में भी शुक्र को पूरे शरीर में व्याप्त बताया है, उसका कोई एक स्थान नहीं बताया, उसको पूरे शरीर में व्याप्त बताया। ऐसे ही यहाँ पर तिल के तेल की भी उदाहरण दिया है, और दही में घी। ठीक है, ये इसका उदाहरण दिया है। अब देखो इसके बाद, पुरुष के शुक्र तथा स्त्री के आर्तव, इन दोनों के संयोग होने पर ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो शुक्र का स्वरूप। तो शुक्र का स्वरूप क्या है, मतलब वो दिखता कैसा है। तो आचार्य चरक ने संतान उत्पादक, मतलब कि जो बर्थ, बच्चे के बर्थ जन्म के लिए शुद्ध शुक्र, मतलब गाढ़ा शुक्र होना चाहिए, वो मधुर रस वाला स्निग्ध होता है। ठीक है, शुक्र बताया कि यहाँ पर शुक्र होता कैसा है। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। तो शुक्र क्या है, एक तो संतान को जन्म देने वाला होता है, और शुक्र कैसा दिख होता है, मधुर, मीठा और स्निग्ध, मतलब चिकना, और गुरु, पिच्छल, मतलब भारी होता है, पिच्छल होता है, और स्त्राव के समय अधिक मात्रा में निकलने वाला होना चाहिए। ठीक है, उसे ही हम शुद्ध शुक्र कहेंगे। स्निग्ध, गाढ़ा, यही बात अन्य आचार्य ने बताई है। ठीक है, और श्वेत, देखो यहाँ पे लिखा है श्वेत मतलब सफ़ेद। अब देखो ये वाला श्लोक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लेना इसे। स्फटिकम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुरगंधी च शुक्र इच्छितम केचितु तेल शोद्रनिभम तथा। ठीक है, ये श्लोक याद कर लेना, इंपॉर्टेंट श्लोक है। आपको अभी रचना शरीर का मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उसमें भी ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, तो ये वाला श्लोक ये अच्छे से याद करना आप, क्योंकि रचना शरीर का जो गर्भावक्रांति होगा ना चैप्टर, तो उसमें यही श्लोक है, तो आप यहाँ पर याद कर लोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सुश्रुत
जो है आचार्य उन्होंने दिया है, तो रचना शरीर में भी श्लोक याद करना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए इसका मतलब क्या है। जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने शुद्ध शुक्र को के लक्षण बताए हैं। तो ये कैसा है, ये स्पष्ट करते हुए कहा है कि शुद्ध शुक्र स्फटिक के समान है, मतलब जो स्फटिक जैसे होती है श्वेत ऐसा है, स्निग्ध है, मधुर है, मधु के समान है और ठीक है मधु के वर्ण वाला है। ये बात बताइए इन्होंने भी। अब देखो शुक्र की प्रवृत्ति के 8 कारण, मतलब शुक्र आचार्य जो आचार्य चरक है इन्होंने स्त्री मतलब जो शुक्र है ना उसके 8 कारण सहायक बताए हैं कि मतलब जो बच्चा है तो उसकी उत्पत्ति मतलब शुक्र कैसे निकले बाहर, गर्भ की उत्पन्न करवाने के लिए शुक्र मतलब वीर्य कैसे निकले बाहर, मतलब उसकी उत्पन्न होने का 8 कारण बताए हैं। 8 कारण सहायक हैं, ठीक है। एक तो शिशिनहर्ष, ठीक है, और स्त्री की इच्छा, वीर्य की अस्थिरता, पिछलता, वीर्य की गुरुता, वीर्य का सूक्ष्म होना, ठीक है, और बाहर निकलने वाले ये स्वभाव होना। तो ये जो है 8 कारण बताए हैं शुक्र के स्त्राव होने के। अब इसके बाद देखो शुक्र व स्त्रोतस, मतलब शुक्र किन स्त्रोतस स्त्रोतस चैप्टर अभी हम रचना शरीर में पढ़ेंगे। अगर आपको अभी पढ़ना है सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं पहले लेक्चर डाल दूंगा चैनल पे। तो देखो स्त्रोतस जो है, तो स्त्रोतस मतलब होता है जो इस जगह मतलब नाली का एक तरीके से समझ लीजिए, तो जिस जगह से शुक्र मूवमेंट करता है, ठीक है, वो चीज़ें स्त्रोतस मतलब एक तरीके से ट्यूब समझ लीजिए, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो उसे स्त्रोतस बोलते हैं। अब शुक्र कहाँ कहाँ से मतलब शुक्र व स्त्रोतस क्या है, जहाँ से शुक्र निकलता है, तो शुक्रवाहन स्त्रोतस कौन कौन से हैं, उनके 2 मूल बताए हैं। शुक्र व स्त्रोतस के कौन कौन से वृक्षण का वर्णन किया है, ठीक है, 2 वृक्षण, ये देखो यहाँ पर स्तन और वृक्षण, यहाँ पे स्तन थोड़ा कट गया है यहाँ पर, तो स्तन और वृक्षण बताए हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, और आचार्य चरक ने शुक्र व स्त्रोतस बताए हैं वृक्षण और शिशिन, ठीक है। तो ये आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं और आचार्य चरक ने। अब देखो इसके आगे यहाँ पर थोड़ा सी चैप्टर बचा है बस। जो शुक्र है उसके पंचमहाभूतिक तब बताया, मतलब कि जो शुक्र है उसमें किन कौन से महाभूत की प्रधानता होती है, तो जल महाभूत की अधिकता होती है इसमें, ठीक है। शुक्र को सौम्य कहा गया है, मतलब इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है। शुक्र धातु का प्रमाण, तो शुक्र का प्रमाण मतलब कि शुक्र कितनी क्वांटिटी होती है, तो शुक्र की क्वांटिटी आधा अंजलि, तो अंजलि जो प्रमाण चैप्टर मैंने बता दिया है आपको, तो अप्रमाण आधा अंजलि होता है। तो आधा अंजलि कैसे, मतलब जो हम हाथ करते हैं ऐसे, आप मेरा प्रमाण चैप्टर भी देख लेना, मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया रचना शरीर का। तो ये देखो एक हाथ जैसे करेंगे हम, तो एक हाथ में जितना शुक्र आएगा तो वो उसकी नॉर्मल क्वांटिटी बताई गई है। अब ये देखो शुद्ध जो शुक्र है वो धातु के कर्म, तो शुक्र क्या कर्म करता है, जो गर्भ की उत्पन्न कराने में शुक्र सहायक होता है, ठीक है। स्त्री के आर्तव के साथ शुक्र का संयोग होने पर ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद देखो शुक्र क्षय, मतलब शरीर में अगर शुक्र की कमी आ जाए तो क्या लक्षण होंगे, शरीर में क्या लक्षण दिखेंगे। तो शुक्र क्षय में क्या होगा, नपुंसकता, थकावट, अवसाद और शरीर का पीलापन होना, मैथुन करते समय शुक्र का ना निकलना या अल्प मात्रा में निकलना, या फिर शुक्र के साथ रक्त का भी निकलना, ठीक है। अभी नीचे देखो लिखा होगा रक्त वाला, ठीक है, देखो स्त्राव करते समय रक्त का निकलना, ठीक है, ये वाला यही चीज़ मैंने ऊपर बता दी है। देखो शुक्र क्षय के कारण क्या है, एक तो वृद्धावस्था में रात्रि जागरण करना, तो शुक्र की कमी हो जाती है रात्रि जागरण करने से। वृद्धावस्था में मतलब रात्रि जागरण मतलब रात को जागने से। भय से मतलब डरना से। मदिरापान मतलब जो अल्कोहल पीने से। और आदान काल और रोग मतलब भोजन के अनुसार भी चिंता से, इन सब कार्य करने से या अधिक साहसी कार्य करने से, अधिक संभोग करने से शुक्र की कमी हो जाती है। अब देखो यहाँ पर ये वाला श्लोक नहीं,
ये वाला श्लोक नहीं याद करना आपको। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर जो शुक्र है उसकी वृद्धि के लक्षण। तो शुक्र की वृद्धि कैसे होती है? तो आचार्य सुश्रुत ने शुक्र शरीर में अतिवृद्धि होने पर शुक्र अश्मरी मतलब कि शुक्र की पथरी होना, ठीक है, शुक्र अश्मरी बोला है। तो अगर शुक्र अधिक बढ़ जाएगा तो शुक्र अश्मरी हो जाएगी, मतलब पथरी हो जाएगी, ठीक है। और अश्मरी पथरी को बोलते हैं। अब देखो, शुक्र की उत्पत्ति करने वाले द्रव्य अधिक सेवन करने से भी शुक्र की वृद्धि हो जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, शुक्र की अतिवृद्धि होने पर से संबंध में, मतलब कि वह मैथुन का अधिक काम ना होना और यहाँ पर शुक्र अश्मरी उत्पन्न होना, ठीक है, वही बात बताइए। अब देखो, शुक्र सार पुरुष के लक्षण। हम हर चैप्टर जितने भी हमने पढ़े हैं, रस धातु रक्त मांस मेद, तो सबके हमने सार जरूर देखे हैं। तो सार का मतलब क्या होता है? जैसे कोई पेशेंट आ रहा है तो हम कैसे बता सकते हैं कि उसके अंदर शुक्र नॉर्मल क्वांटिटी में है, तो वो सार से हम पहचानेंगे। तो शुक्र सार वाला पुरुष कैसा होगा? स्निग्ध होगा, मतलब उसकी त्वचा होगी स्निग्ध होगी, ठोस शरीर वाला, मजबूत होगा, श्वेत नखून नख मतलब कि नखून, श्वेत वाला सफ़ेद, और दंत एवं अस्थिय वाला, ठीक है। श्वेत ही सफ़ेद ही नखून होंगे, दांत भी सफ़ेद होंगे, हड्डियाँ भी सफ़ेद होंगी, और अतिरिक्त बहुकामी और बहुसंतान वाला होगा। अब इसके बाद देखो, बस ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो गया है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और मैंने अपने चैनल पे सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, सभी के प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप जाकर जो भी लेक्चर्स देखने हैं तो आप जाकर चेक कर लेना। और अगर कोई भी लेक्चर्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो उसका मैं जल्दी से जल्दी लेक्चर्स बनाने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन।